हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइंटिस्ट गौतम अरोड़ा यूट्यूब चैनल पर। बेटा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो बेटा, आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर का बेसिक्स। तो आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा, आइए सबसे पहले हम बना लेते हैं इस चैप्टर का मैप, यानी कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ चेंजेस के बारे में, और उसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज, उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, फिर हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशंस, यानी कि हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, यानी हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इससे हर साल क्वेश्चन आता है, और मुझे भी लग रहा है कि इस साल भी इससे ज़रूर एक क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है बेटा, आप लोगों को इस चैप्टर में आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। उसके दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि हम इस चैप्टर में किस तरह से मूव करने वाले हैं, आपको ये पता चल जाएगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि आज से थोड़े टाइम बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी आप इस चैप्टर का रिवीजन कर रहे होंगे, तब आप इस चैप्टर में आपको खोल के बैठेंगे, और फिर आप इसमें एक एक टॉपिक को देखते हुए उसे आप अपने मन में रिकॉल करेंगे। इस तरह से आपका पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा, और आपको सारे नोट्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये चैप्टर में अब एक काम की चीज़ है। ठीक है बेटा, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, इसे लिख लीजिए, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। लिख लिया बेटा, चलिए अब मैं आगे मूव करता हूँ। और देखिए, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इससे भी हर साल क्वेश्चन बनकर आता है। इसमें हम टोटल मिला के 5 रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर का लास्ट पार्ट, जो कि है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है बेटा, तो देखो, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ चेंजेस के अंदर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। इसके बाद हम फर्दर अगले वीडियो में मूव करेंगे। तो आइए बेटा, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बेटा, इसी के साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी। बेटा, हम उन सारी एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके साथ में हम एनसीईआरटी में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ में व्हाट यू हैव लर्नड, इस चैप्टर के लास्ट में एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है व्हाट यू हैव लर्नड, उसे भी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, और उसमें से क्वेश्चन बनने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। और उसी के साथ में मैं लेकर आया हूँ साइंटिस्ट स्टार क्वेश्चंस, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो भी इस वीडियो में इंक्लूडेड है। चलिए बेटा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं कि हमारी आज की इस क्लास का गोल क्या होने वाला है। तो देखिए, हमारी क्लास का ये गोल होने वाला है कि इस चैप्टर में से बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन हमसे सही होना चाहिए। ये हमारा गोल रहने वाला है। उसी के साथ में बेटा देखिए, ये हमारे 2 यंग साइंटिस्ट हैं, पहला है छेनू और दूसरा है वीनू। ये दोनों इस पूरी वीडियो में हमारे साथ रहेंगे, और ये हमसे कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन पूछेंगे, जिनसे कि हमारे डाउट क्लियर होंगे। ओके बेटा जी, तो चलिए बेटा, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ चेंजेस। टाइप ऑफ चेंजेस में हमें सबसे पहले पढ़ना है फिजिकल चेंजेस के बारे में। तो देखो, फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिखाता हूँ। फिजिकल चेंज का मतलब होता है जब भी किसी चीज़ का शेप चेंज हो जाए, या फिर उस चीज़ का फेस चेंज हो जाए। सर, ये फेस क्या होता है? देखो बेटा, फेस होता है किसी भी पदार्थ की कौन सी अवस्था है, यानी वो पदार्थ कौन सी अवस्था में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, पानी हमारे सामने 3 अवस्था में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक इसी तरह से सभी सब्सटेंस हमारे सामने 3 अवस्थाओं में प्रेजेंट होते हैं, 3 फेजेज में प्रेजेंट होते हैं। और अगर यहाँ पर फेस का चेंज हो रहा हो, तब उस तरह के चेंजेस को फिजिकल चेंज बोलते हैं। आइए अब हम इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। लैंग्वेज कुछ इस तरह से, इफ़ फिजिकल कॉम्पोजिशन, यानी कि शेप या फेस ऑफ एनी सब्सटेंस चेंजेस, देन दैट चेंजेस इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। यानी कि जब शेप और फेस चेंज हो रहे होते हैं, तब उन चेंजेस को फिजिकल चेंज बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, तो देखना, एग्जाम्पल है कटिंग ऑफ वुड इनटू पीसेस, और सेकंड एग्जांपल है बॉइलिंग ऑफ वाटर। यानी कि जब हमारे पास अगर कोई वुड का पीस है और हमने उसे और छोटे टुकड़ों में काट दिया, तो बताओ, कटने से पहले वो क्या था? सर, वुड का पीस था, और कटने के बाद में भी क्या है? सर, वुड का पीस ही तो है। तो इस तरह की चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज। एक और एग्जाम्पल क्या बता रखा है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, यानी कि अगर हमने पानी को गर्म करके उबाल दिया, तो बताओ, उबलने से पहले वो क्या था? सर, पानी था, और उबलने के बाद भी क्या है? सर, पानी ही तो है। लेकिन उबलने के पहले वो लिक्विड फेज में था, और उबलने के बाद में वो वेपर फेज में चेंज हो गया। तो इस तरह के चेंजेस को बोलते हैं फिजिकल चेंज। मैंने यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, फिजिकल चेंज मतलब आंखों से देखने में चेंज। जब कोई चीज़ आंखों से देखने में चेंज हो जाए, तब उस तरह के चेंजेस को फिजिकल चेंज बोलते हैं। समझ में आया बेटा? आप वीडियो को पॉज करो, इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा, कर लिया नोट? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमें पढ़ना है केमिकल चेंजेस के बारे में। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? तो देखो, जब भी किसी सब्सटेंस का केमिकल कॉम्पोजिशन, फॉर एग्जाम्पल उसकी नेचर या आइडेंटिटी चेंज हो जाए, तब इस तरह के चेंजेस को बोलते हैं केमिकल चेंज। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि सब्सटेंस पूरी तरह से ही चेंज हो जाए।
अगर हम एक और तरीके से बोलना चाहें तो कुछ ऐसा होगा कि वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, अगर ऐसा कुछ हो जाए तब उस तरह के चेंजेस को बोलते हैं केमिकल चेंजेस। आइए इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। इफ़ केमिकल कंपोजिशन यानी कि नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस चेंज देन दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस, तब इन्हें केमिकल चेंजेस बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ बेटा, बर्निंग एंड रस्टिंग। तो देखिए बर्निंग में क्या होता है, मान लेते हैं मेरे पास में कागज़ का एक टुकड़ा है और मैंने उस कागज़ को जला दिया, तो बताओ जलने से पहले वो क्या था सर, कागज़ था, और जलने के बाद क्या बचा सर, वो तो कागज़ के टुकड़े की राख बची बस। यानी कि कागज़ पहले कुछ और चीज़ थी और उसकी राख अब कुछ और ही चीज़ हो गई है। इस तरह के एग्जाम्पल को बोलते हैं केमिकल चेंज। दूसरा क्या लिखा हुआ बेटा, रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब होता है लोहे पर जंग लगना। जब भी लोहा नया होता है तो उसकी सरफेस शाइनी होती है, लेकिन थोड़े समय के बाद में उसकी सरफेस पर एक लाल लाल कोटिंग सी बन जाती है। उस कोटिंग को बोलते हैं आयरन पर रस्ट लग जाना। जब लोहा नया होता है ना तब वो प्योर आयरन होता है, और रस्टिंग के बाद में उस आयरन कर ऑक्सीडेशन होने की वजह से वहाँ पर एक आयरन ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो इस तरह की चेंजेस को बोलते हैं केमिकल चेंजेस। बेटा तो यहाँ पे मैंने एक बात लिखी हुई है जो कि मेरे मन की बात है। मन की बात कुछ इस तरह से है कि फिजिकल चेंज में पहले और बाद में कॉम्पोजिशन सेम होता है, यानी जो चीज़ पहले है वही चीज़ बाद में है। बट केमिकल चेंजेस में कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, केमिकल चेंजेस में कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। तो बेटा आप वीडियो को यहाँ पॉज करेंगे, इन सब चीज़ों को लिख लेंगे, उसके बाद एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे लिख लीजिए। लिख लिया बेटा, चलिए अब आपको सॉल्व करना है एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कर लिया बेटा, सॉल्व कर लिया। अब मैं बताऊं तो देखो, आ जाओ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि आइडेंटिफाई केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। यहाँ पर आपको कौन से चेंजेस केमिकल है और कौन से चेंजेस फिजिकल है, इनमें आइडेंटिफाई करना था। आ जाओ देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कटिंग ऑफ पेपर, तो देखो बताओ पेपर कटने से पहले क्या था सर, पेपर था, और पेपर कटने के बाद में भी क्या है सर, पेपर ही तो है। तो इस तरह के चेंजेस को बोलते हैं फिजिकल चेंजेस, जहाँ पर सिर्फ फिजिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ है, केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आया, पहले भी पेपर ही था और बाद में भी पेपर ही है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या लिखा हुआ है, आइस फॉर्मेशन। देखो पानी को मैंने ठंडा करके आइस में चेंज कर दिया, तो बताओ जमने से पहले क्या था सर, पानी था लिक्विड फॉर्म में, और जमने के बाद क्या है सर, पानी ही तो है लेकिन सॉलिड फॉर्म में। क्या हुआ है, फेस चेंज हुआ है, और फेस चेंज होना किस तरह का एग्जाम्पल है सर, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है बेटा, ये भी फिजिकल चेंज है। थर्ड देखना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। कोई भी चीज़ अगर बर्न होगी तो कौन सा चेंज, केमिकल चेंज। बर्न होगी तो कौन सा चेंज, केमिकल चेंज। फोर्थ देखना, बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग केमिकल चेंज, बर्निंग मतलब केमिकल चेंज। फिफ्थ देखना, बर्निंग ऑफ कैंडल। बेटा ये एक इंपॉर्टेंट केस है, ये एक अलग केस है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूँ, तो मैंने फिफ्थ वाले केस को भी होल्ड पर रखा हुआ, ठीक है, आगे देखते हैं तब तक। सिक्स पॉइंट, मेकिंग ऑफ एयरप्लेन फ्रॉम पेपर। कागज़ से एरोप्लेन को बनाना। एरोप्लेन बनाने से बोलो क्या था, पेपर था सर, और बनाने के बाद में भी क्या है सर, पेपर ही तो है, यानी कि वहाँ पे सिर्फ उसका हमको देखने में चेंज हुआ है, उसका शेप चेंज हुआ है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। 7 देखते हैं, कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर पर जंग लग जाना, किसी भी चीज़ पर जंग लग जाना, कोरोजन, रस्टिंग, किसका एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। 8 देखना, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही बना देना। यहाँ पर किस तरह का चेंज हुआ है, पूरा केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गया है। दूध की चाय बन सकती है, क्या दही की चाय बन सकती है, दही की चाय नहीं बन सकती, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुआ है। कौन सा चेंज, केमिकल चेंज। 9 देखना, कोरोजन ऑफ कॉपर, कोरोजन, रस्टिंग, किस तरह का चेंज बेटा, केमिकल चेंज। 10th डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है बेटा, देखो जब भी हम खाना खाते हैं ना तो हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स को खाते हैं, और हमारे शरीर के अंदर उन मैक्रोमोलिक्यूल्स को केमिकल रिएक्शंस के थ्रू माइक्रोमोलिक्यूल्स में ब्रेक कर दिया जाता है। तो डाइजेशन भी एक तरह का केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। 11th रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है बेटा, देखिए हमने जो भी कार्बोहाइड्रेट खाए हैं, मेनली कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं, हमने जो भी कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं उनके साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक हो जाते हैं, और वहाँ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज हो जाती है। ये एनर्जी हमारे बॉडी की फंक्शनिंग में, हमारे सारे काम करने में खर्च हो जाती है, और CO2 को हम अपनी ब्रीदिंग के जरिए बाहर निकाल देते हैं। तो ये भी किस तरह का चेंज है, तो ये भी केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें भी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। तो बेटा आप ये सारे पॉइंट्स को देख लेंगे। मैंने एक 5th पॉइंट अभी छोड़ा हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। उसके पहले आप इन सारे पॉइंट्स पर देख लो आपके आंसर सही थे या नहीं थे, फिर मैं आगे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा अभी एक स्पेशल केस जो मैंने आपको बोला था मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बर्निंग ऑफ कैंडल। तो देखो जब भी कोई कैंडल बर्न होती है तब वहाँ पर 2 तरह के प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, एक तो होता है यहाँ पर कि जो वैक्स है ये वैक्स मेल्ट होती है। जब ये वैक्स मेल्ट होगी तो ये नीचे आएगी, और यहाँ पर कूल होने के बाद में वापस से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो देखो पहले वैक्स सॉलिड थी,
फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई मेल्ट होने की वजह से, और फिर नीचे आकर के वापस सॉलिड बनी। ये क्या हो रहा है? ये तो फेस चेंज हो रहा है। और फेस चेंज होना किस तरह का एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। यानी कि बर्निंग ऑफ कैंडल में जो वैक्स का मेल्ट हो रहा है वो एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हो रही है कि ये जो थ्रेड है, ये जो धागा है, ये भी तो बर्न हो रहा है ना। और किसी भी चीज़ का बर्न होना किस तरह का चेंजेस है? सर ये तो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। यानी कि बर्निंग ऑफ कैंडल में दोनों ही प्रोसेस होते हैं, फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। लेकिन अगर आपके सामने कुछ क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बर्निंग ऑफ कैंडल इज, और आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं, फर्स्ट फिजिकल चेंज, सेकेंड केमिकल चेंज, थर्ड बोथ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव, तब आप किस पर टिक करोगे बेटा? तब आप टिक करोगे बोथ पर, क्योंकि फिजिकल चेंज भी हुआ और केमिकल चेंज भी हुआ। और अगर आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज, ऑप्शन ए फिजिकल चेंज, ऑप्शन बी केमिकल चेंज, ऑप्शन सी फिजियोलॉजिकल चेंज, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, तब आप किस पर क्लिक करोगे? तब आप टिक करोगे केमिकल चेंज पर। क्यों सर केमिकल चेंज पर क्यों टिक करेंगे? तो देखो, बर्निंग ऑफ कैंडल में जो मेन प्रोसेस है ना, वो इस थ्रेड का बर्न होना है और यहाँ से लाइट का इमिट होना है। हमने कैंडल क्यों जलाई थी? ताकि हम इस थ्रेड को बर्न कर सकें और यहाँ से लाइट इमिट कर सकें। इस वैक्स को मेल्ट करना हमारा मकसद नहीं था, हमारा मकसद तो इस कैंडल को जला करके इससे रोशनी निकालने का था। और जब भी कोई चीज़ बर्न होती है तो वो केमिकल चेंज होता है, और बर्निंग ऑफ कैंडल में भी मेन प्रोसेस इस बर्निंग का ही है। तो बर्निंग ऑफ कैंडल वैसे देखा जाए तो बोथ करेक्ट आंसर है, लेकिन अगर बोथ नहीं दिया हुआ है तब वहाँ पर हम केमिकल चेंज को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है बेटा, समझे आप इस बात को? तो देखिए यहाँ पर मैंने इसकी लैंग्वेज को लिख दिया है कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, दोनों होते हैं। क्योंकि देखिए मेल्टिंग ऑफ वैक्स एक तरह का फिजिकल चेंज है, बिकॉज वैक्स मेल्ट्स एंड बिकम सॉलिड आफ्टर कूलिंग। ठीक है बेटा। और देखो बर्निंग ऑफ थ्रेड, बर्निंग इट इज़ एन टाइप ऑफ केमिकल चेंज। और मैंने एक बात और लिखी हुई है, ऑल बर्निंग्स आर केमिकल चेंज, सभी तरह की बर्निंग्स केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, आपको आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये एक स्पेशल केस था जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए बेटा अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोर्ड 2020 में पूछा गया था। आप लोग इस वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है बेटा, करो पॉज और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। कर लिया? मैं बताऊँ अब? तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज। आइडेंटिटी रिमेन्स अनचेंज यानी जो पहले था वही बाद में भी है। ये किस तरह के चेंज में होता है? सर ये तो फिजिकल चेंज में होता है। सर ये फिजिकल चेंज में होता है, फिजिकल चेंज में होता है। यानी हमें देखना है कि यहाँ पे कौन से ऑप्शन में फिजिकल चेंज हुआ है। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही में कन्वर्ट होना। बेटा ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है, अभी हमने देखा था। सेकंड देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या प्रोसेस होता है? तो देखना, मान लेते हैं कोई भी बीकर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और इसके अंदर सब्सटेंस प्रेजेंट है, कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है। अगर ये सब्सटेंस आपस में इकट्ठा हो जाए और इस सरफेस के तल पर आकर बैठ जाए, इस सरफेस के बॉटम पे आके बैठ जाए, तब इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस, यानी सब्सटेंस के क्रिस्टल्स बन गए। ठीक है बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। और देखो ये प्रोसेस होने से पहले भी तो सब्सटेंस वही था ना, फॉर एग्जाम्पल नमक। और अगर ये प्रोसेस हो भी गया तभी तो वो नमक ही रहेगा ना, यहाँ पे उसका केमिकल कॉम्पोजिशन थोड़ी ना चेंज हुआ, यहाँ पर तो उसका बस फेस चेंज हुआ है। पहले वो घुला हुआ था और अब वो नीचे आकर बैठ गया है। तो यही वो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है और यही हमारा आंसर भी है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। जब भी हम ग्रेप्स को फर्मेंट कर देते हैं ना तब उनसे बियर और वाइन बन जाती है। इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, तो ये एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। और ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड। ये भी अभी हमने पढ़ा था, ये भी एक तरह का केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या निकला? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे और फिर हम आगे मूव करते हैं। देख लिया बेटा? चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे जो छेनू भाई साहब है वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिल जाते हैं और पानी का फॉर्मेशन होता है। भाई पानी का फॉर्मूला होता है H2O। यानी कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं तो ये चेंज फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है? छेनू हमसे ये पूछना चाह रहा है, तो आओ छेनू के इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पर मैंने वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की रिएक्शन को लिख दिया है, जिसमें मैंने बताया है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। फिलहाल ये इक्वेशन कैसे बनी है, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है, यह बात हम डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में। अभी हमें जानना है कि ये फिजिकल चेंज है या फिर एक केमिकल चेंज है। तो आओ देखते हैं। तो देखो,
अगर ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इन गैसेस की और इस वाटर मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, क्या ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदली हैं, तभी हम बात कर पाएंगे कि फिजिकल चेंज हुआ या केमिकल चेंज हुआ। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन गैस के बारे में। तो देखो किसी भी सब्सटेंस के जलने में ऑक्सीजन गैस हेल्प करती है, और ऑक्सीजन गैस के बिना कोई भी सब्सटेंस जल नहीं सकता, यानी कि ऑक्सीजन गैस हेल्प्स इन बर्निंग, ये बात हम याद रखेंगे। और दूसरी बात, ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ना बेटा, ये हाइड्रोजन गैस खुद जलती है, ये हाइड्रोजन गैस तो खुद जलती है। कैसे जलती है बेटा, जब गैस जलती है ना तब एक साउंड क्रिएट होता है, पॉप का साउंड, POP, एक पॉप का साउंड क्रिएट होता है और उस तरह से ये गैस जलती है। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे हाइड्रोजन गैस बर्निंग एक्सपेरिमेंट, और आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हाइड्रोजन गैस किस तरह से पॉप के साउंड के साथ में जलती है। तो आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो अभी मैंने बताया आपको कि ये ऑक्सीजन गैस किसी भी चीज़ को बर्न करने में हेल्प करती है, और हाइड्रोजन गैस तो खुद बर्न होती है। लेकिन पानी को देखो, पानी तो आग बुझाने के काम में आता है, यानी कि ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ और थी, हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ और थी, लेकिन जब ये दोनों साथ आए तब ये आग को बुझाने वाले बन गए, यानी कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ और ही हो गई। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर चेंज हो जाए तो वो कौन सा चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एक तरह के केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। आज बेटा इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन गैस हेल्प इन बर्निंग एंड हाइड्रोजन बर्न्स विद पॉप साउंड, बट वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सटिंग्विश द फायर। पानी के मॉलिक्यूल्स आग को बुझाने का काम करते हैं। हियर आइडेंटिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस चेंजेस, सो द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज एन केमिकल चेंज। पानी के मॉलिक्यूल का बनना एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। चैनू ने हमसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और जिससे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। कॉन्सेप्ट नंबर 1, ऑक्सीजन गैस हेल्प इन बर्निंग। कॉन्सेप्ट नंबर 2, hydrogen gas burned with pop sound, and concept number 3, formation of water molecule is a type of chemical change। 3 कॉन्सेप्ट क्लियर करे छेनू ने। छेनू को बोलेंगे थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को पॉज करेंगे, यहाँ पर इस बात को लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया बेटा, चलो आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। हम केमिकल रिएक्शन के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखो, जब भी कहीं पर केमिकल चेंज होता है तब उस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। लैंग्वेज पढ़ेंगे, रिएक्शन इन विच केमिकल चेंजेस अकर आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, उन्हें केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। अब केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये हमें पता चलता है 4 तरह के साइन से। हमें 4 तरह के हिंट मिलते हैं जिनसे हमें पता चलता है केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। हिंट नंबर 1, चेंज इन स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, नए चीज़ का बनना और स्टेट का चेंज होना। लेकिन एक मिनट रुको, चेंज इन स्टेट तो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल था, तो फिर केमिकल चेंज में स्टेट कैसे चेंज होगी? ये एक बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आना चाहिए। तो देखो, यहाँ कुछ ऐसा होता है कि फिजिकल चेंज में भी स्टेट चेंज होती है, लेकिन वहाँ फ़र्क ये है कि वहाँ कोई भी नई चीज़ नहीं बनती, वहाँ तो जो पहले था उसी की स्टेट चेंज हो जाती है। लेकिन केमिकल चेंजेस में अगर स्टेट चेंज हो रही है तो पक्का कोई नई चीज़ बनी होगी। इसी के लिए इस वीडियो में आगे हम पढ़ने वाले हैं एक रिएक्शंस के बारे में, जो कि है NCERT की एक्टिविटी 1.3। हम उसके बारे में इसी वीडियो में आगे डिटेल में बात करने वाले हैं, जहाँ आपको पता चलेगा कि किस तरह फेस चेंज होती है और एक नया प्रोडक्ट बनता है। ये बात हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हिंट नंबर 2, चेंज इन कलर चेंज हो जाए। हिंट नंबर 3, चेंज इन टेम्परेचर चेंज हो जाए, वो बीकर गर्म हो जाए या फिर वो बीकर ठंडा हो जाए, इसे बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर। और हिंट नंबर 4, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस वहाँ से बाहर निकले, बुदबुदाहट हो, सेंसेशन कोई मिले, इस तरह के चेंजेस की वजह से हमें पता चल जाता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है बेटा, आप इसे पॉज करेंगे, नोट करेंगे, फिर हम आगे मूव करते हैं। बेटा कर लिया नोट, चलो आगे बढ़ते हैं। हमसे देखो, तो देखो अब छेनू हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस क्वेश्चन को मैंने अभी डिस्कस किया था। छेनू क्या पूछ रहा है कि फिजिकल चेंज में भी स्टेट चेंज होती है और केमिकल चेंज में भी स्टेट चेंज होती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अभी भी मैंने आपको बताया था, उसका जवाब कुछ इस तरह से है कि फिजिकल चेंज में भी स्टेट चेंज हो सकती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता। और केमिकल चेंज में भी स्टेट चेंज हो सकती है, लेकिन वहाँ पर कोई नया प्रोडक्ट बनता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बेटा, आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम सीखते हैं एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमें कौन से एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानने के लिए। तो देखिए, NCERT में हमें 2 एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, एक्टिविटी 1.1 एंड एक्टिविटी 1.3, जिनमें हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया हुआ है। सर आप एक्टिविटी 1.2 को भूल रहे हैं? बेटा मैं एक्टिविटी 1.2 को नहीं भूल रहा हूँ, हम इसे पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर। हम वहाँ पे एक्टिविटी 1.2 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, अभी हम बात करने वाले हैं एक्टिविटी 1.1 और 1.3 के बारे में। एक्टिविटी 1.1 क्या है? वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक एक्टिविटी है जिनके थ्रू हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में पता चल रहा है, हमें इसे पढ़ना है। और एक्टिविटी 1.3 क्या है?
कि जब जिंक रिएक्ट कर जाता है HCl के साथ में, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तब जिंक क्लोरेट फॉर्म होता है एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, और वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये वही एक्टिविटी है जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन में फेस चेंज होता है। ठीक है बेटा, आ जाओ सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एक्टिविटी 1.1 को। एक्टिविटी 1.1 पर बेस्ड 2020 में क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन आपको फिलहाल पॉज करके पढ़ लेना चाहिए। अभी आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। ओके, पढ़ लिया इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ता हूँ। आइए बेटा अब हम डिस्कस करते हैं अपनी एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.1 के बारे में, जिसमें हमें बताया है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एंड फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए बेटा, ये जो आपको पहली इमेज दिख रही है ना, ये पहली इमेज है मैग्नीशियम रिबन की। सबसे पहले मैग्नीशियम के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम एक तरह की मेटल है जो कि पीरियोडिक टेबल में 12th पोजीशन पर आती है। हमें इस मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर की हेल्प से इसे रब करना है और उसके बाद में हमें इस मैग्नीशियम रिबन को जलाना है। जब हम इस मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं ना बेटा, तो देखिए वो एक इस तरह की व्हाइट फ्लेम के साथ में जलता है, जो आपको इमेज नंबर 1 में दिख रही है। एनसीईआरटी यहाँ पर एक वर्ड लिखती है डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, यानी कि चमकीली व्हाइट फ्लेम के साथ में जलती है। डेजलिंग का सिनोनिम हो सकता है ब्राइट या शाइनी, है ना बेटा। तो ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ में बर्न होती है। आपको इमेज नंबर 2 में एक व्हाइट पाउडर दिख रहा होगा, ये इसी मैग्नीशियम रिबन की जलने के बाद बची हुई राख है। ये राख किसकी है, तो बेटा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख है। और ये वही एग्जाम्पल एनसीईआरटी का हमारी इमेज है। इसमें आपको एक क्वेश्चन ये मिल सकता है कि वो ये एरो बना करके और इस जगह को मिटा देगा, और वो पूछेंगे कि इस जगह पर क्या लिखा हुआ है बताओ। तो देखो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ था। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ है। बस ये एक ही यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है इस इमेज पर बेस्ड। ओके बेटा, तो आप क्या देखेंगे, देखिए ये डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ में मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है, और उसके बाद में ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें पाउडर मिल जाता है नीचे की तरफ। ठीक है बेटा, आपने देखा इसे। अब हम आगे मूव करते हैं। देखिए आगे मैंने इसके बारे में लैंग्वेज लिख दी है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है MgO। बेटा अगर आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लिखने नहीं आते हैं तो हमारे ही यूट्यूब चैनल पर हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला इन जस्ट 5 सेकेंड इस नाम से एक वीडियो अपलोड करी हुई है बेटा। उस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है कि किस तरह से आप केमिकल फॉर्मूला को चुटकी बजा करके लिख सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो है बेटा, और मैं आपको वादा करता हूँ कि उस वीडियो को देखने के बाद में आप किसी भी सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला 5 सेकंड के अंदर अंदर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो उस वीडियो की लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उसके अलावा आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हैं हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला इन जस्ट 5 सेकंड साइंटिस्ट गौतम अरोड़ा, और आपको वह वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे आगे पढ़ते हैं। दिस इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन बर्न होती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। बेटा आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया बेटा नोट, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे छेनू हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है कि वाई मैग्नीशियम रिबन रब्ड विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग, यानी कि हमने जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब क्यों किया। तो आइए इसका आंसर बताते हैं आपको। तो देखिए, जब भी ये मैग्नीशियम रिबन को हम लोग एयर में फ्री छोड़ देते हैं, यानी हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, तब इस मैग्नीशियम रिबन की सरफेस पर ऑक्सीजन से रिएक्ट होने की वजह से एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। वो लेयर कौन सी होती है, तो वो लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। वो लेयर इस मैग्नीशियम रिबन को प्रोटेक्ट करती है फर्दर ऑक्सीडेशन से। और जब भी हम इस मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से साफ किए बिना बर्न करते हैं, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होने की वजह से वो मैग्नीशियम रिबन ठीक से बर्न नहीं हो पाता है। इसीलिए हम इस मैग्नीशियम रिबन को साफ करके उस प्रोटेक्टिव लेयर को रिमूव कर देते हैं, ताकि मैग्नीशियम रिबन एकदम अच्छे से बर्न हो सके। देखिए मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में से लिख दिया है, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग to remove the protective layer of magnesium oxide MgO form on its surface when exposed to air। जब हम इसे एयर में खुला छोड़ देते हैं, the magnesium oxide layer prevents magnesium metal to catch fire easily। मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर मैग्नीशियम मेटल को फायर कैच करने से रोकती है। so rubbing with sandpaper removes the oxide coating। तो हम जब इसे सैंड पेपर से रब कर देते हैं, वो लेयर रिमूव हो जाती है, एक्सपोजिंग द शाइनी प्योर मैग्नीशियम मेटल, और हमें प्योर मैग्नीशियम मेटल मिल जाता है जलाने के लिए। ठीक है बेटा, तो आप इस क्वेश्चन को आंसर को नोट करेंगे, क्योंकि यही हमारी एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है बेटा, तो आप इस क्वेश्चन को आप वीडियो को यहाँ पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, इसके आंसर को भी नोट करेंगे। कर लिया बेटा नोट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अगला एग्जाम्पल हमारा, जो कि है एक्टिविटी 1.3। क्या है ये 1.3 एक्टिविटी, कि जब भी हम HCl के अंदर या H2SO4 के अंदर जिंक के क्रिस्टल्स डालते हैं, तो वहाँ से गैस का फॉर्मेशन होता है। हमें उसके बारे में स्टडी करनी है।
बेटा आप यहाँ पर ये सेटअप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें हमें दिखा रखा है एक लिक्विड है, यहाँ पे ये एक लिक्विड है और इसके अंदर हमने कुछ क्रिस्टल्स को डाला हुआ है। तो ये जो लिक्विड है ना बेटा, ये HCl का या फिर ये H2SO4 का, किसी का भी हम लिक्विड मान सकते हैं, और इसके अंदर हमने ये जिंक के टुकड़ों को डाला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन होती है और यहाँ पर ये गैस, हाइड्रोजन गैस एस्केप करती है। ये रिएक्शन कैसे हुई बेटा, तो देखो मैंने यहाँ पे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि जब भी जिंक मेटल को हम लोग HCl में डिप करते हैं तो देखो ये जिंक इस क्लोराइड आयन से रिएक्ट करके ZnCl2 जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देता है। और बेटा देखो यहाँ पर ये जो H बचे ना हाइड्रोजन, बेटा ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, एस्केप आउट हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में भी होता है कि जब जिंक मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तब यहाँ से ये जिंक और सल्फेट आयन निकल जाते हैं और ZnSO4 जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और उसी के साथ में ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर एस्केप आउट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, आप इन दोनों रिएक्शंस को देख सकते हैं, इन्हें आप कॉपी में लिख लीजिएगा और उसके बाद मैंने ये लैंग्वेज यहाँ पर लिख दी है, मैं इस लैंग्वेज को पढ़ देता हूँ फिर। When we add zinc metal crystals in hydrochloric acid or sulfuric acid, then zinc chloride or zinc sulfate is formed and hydrogen gas is released, और तब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। बेटा ये वही एग्जांपल है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब भी दो चीज़ें आपस में रिएक्ट करेंगी और वहाँ केमिकल रिएक्शन होगी तो हमें एक सिग्नल मिलेगा फेज चेंज के थ्रू। यहाँ पर देखिए हमने लिक्विड लिया था HCl का या H2SO4 का और हमने एज ए सॉलिड लिए थे जिंक क्रिस्टल्स। हमने कहीं भी गैस का यूज़ तो नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पर एक फेज चेंज भी हुआ है और एक न्यू गैस भी एस्केप आउट हुई है। ठीक है बेटा, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने दोनों इक्वेशंस भी लिख लिए होंगे अपनी कॉपी में। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन आपको वीडियो पॉज करना चाहिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। कर लिया बेटा सॉल्व। आइए अब मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब फॉल्स। स्टेटमेंट 1 है ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग, ऑक्सीजन किसी भी चीज़ के बर्न होने में हेल्प करती है, तो बेटा ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सेकंड देखते हैं हाइड्रोजन डज नॉट बर्न, हाइड्रोजन गैस नहीं जलती है, नहीं बेटा ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। थर्ड देख लेते हैं वन वाटर मॉलिक्यूल हैज़ 2 ऑक्सीजन एटम एंड 1 हाइड्रोजन एटम। वाटर मॉलिक्यूल के बेटा फॉर्मूला होता है ये H2O। इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है, और ये क्या बोल रहा है 2 ऑक्सीजन एटम, यानी ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं और हाइड्रोजन का 1 एटम होता है। नहीं बेटा ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है बेटा, आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार वापस से देखेंगे फिर हम आगे मूव करते हैं। देख लिया बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन। जिन बच्चों को असर्शन रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करना आता है वो इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिन्हें नहीं आता उन्हें मैं सिखाता हूँ कि इन क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाता है। देखो बेटा, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन के अंदर टोटल मिलाकर के 3 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें असर्शन को पढ़ना होता है और हमें देखना होता है कि ये सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें इसकी रीजन को भी पढ़ना होता है और हमें ये देखना होता है कि ये सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये देखना होता है कि ये रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं असर्शन को। असर्शन में कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन इज अ डायाटॉमिक गैस, यानी कि ऑक्सीजन गैस 2 एटम की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो बेटा ये बात बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन गैस नेचर में O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। बेटा ये O2 की फॉर्म में क्यों प्रेजेंट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस का सिंगल एटम नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो स्टेबल नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन के 2 एटम पास पास आते हैं, साथ में आते हैं और दोनों एटम एज अ डायाटॉमिक गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इसका पढ़ते हैं रीजन। सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, यानी कि ऑक्सीजन का सिंगल एटम नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये हमारे क्वेश्चन असर्शन भी ट्रू, क्वेश्चन 1 करेक्ट, रीजन भी ट्रू, क्वेश्चन 2 भी करेक्ट। लेकिन क्या ये रीजन इस असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे। तो देखिए इसे पता करने का तरीका कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे असर्शन को, उसके बाद हम मन में बोलेंगे बिकॉज, क्या बोलेंगे मन में बिकॉज, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके रीजन को। अगर ये पूरा सेंटेंस सही बैठ रहा है तो फिर ये रीजन इस असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन अगर ये सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा तो फिर ये मतलब इसका रीजन असर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। आओ मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ असर्शन। ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक गैस बिकॉज सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। बेटा ये बात बिल्कुल सही बैठ रही है कि ऑक्सीजन एक डायटोमिक गैस है क्योंकि ऑक्सीजन का सिंगल एटम नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी कि असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा,
ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है बेटा, तो AR के क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करते हैं। तो बेटा फाइनली हमारा आज की क्लास कंप्लीट होती है। आप सबका थैंक यू सो मच कि आपने इस क्लास को अटेंड किया है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज की क्लास की प्रैक्टिस शीट मैंने अपलोड कर दी है। आप सबको कंपलसरी उस प्रैक्टिस शीट को अटेम्प्ट करना है। अगर आपने ये क्लास को अटेंड किया है और आप उस प्रैक्टिस शीट को अटेम्प्ट नहीं करते तो फिर बेटा ये एक अधूरा चीज़ रह जाएगी, एक अधूरा प्रोसेस रह जाएगा। तो आप सबको मैं बोल रहा हूँ, आपको उस प्रैक्टिस शीट को अटेम्प्ट करना है। उसमें हर क्वेश्चन 1 मार्क का है और आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में और फिर हम फर्दर आगे मूव करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।